अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आने वाले दिनों में पीटीआई की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक डू एंड डाई का मामला लगता है और इसी वजह से बानी पीटीआई इमरान खान ने इस तहरीक को जेल से लीड करने का ऐलान भी किया है। इस अहम मार्के के लिए इमरान खान ने हिकमत अमली के साथ साथ सफ़बंदी में भी तब्दीली कर दी है। पहले इस तहरीक की जिम्मेदारी जुनैद अकबर को सौंपी गई थी, लेकिन अब यह ऐलान सामने आ रहा है कि उमर अयूब इमरान खान के नायब के तौर पर इस एहतजाज को लीड करेंगे, जबकि सलमान अकरम राजा, जिनके बारे में ये वाज़ेह रहे कि वो आज तक हमें किसी एहतजाज में नजर नहीं आए हैं, वो इमरान खान की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। इस नई सफ़बंदी से ऐसा मालूम होता है कि एहतजाजी तहरीक हुकूमत का इम्तिहान कम और पीटीआई की लीडरशिप का इम्तिहान ज्यादा है, क्योंकि माजी में जितने भी एहतजाज पार्टी की जानिब से किए गए उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप की नाअहली के बायस मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। यही वजह है कि इस बार इमरान खान पुरानी लीडरशिप पर भरोसा करने के बजाय नए चेहरे इस उम्मीद से सामने ला रहे हैं कि शायद इस बार तहरीक के नताइज पहले से मुख्तलिफ निकल आए, क्योंकि इनके लिए यह तहरीक डू एंड डाई से कम नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत की खुद एतमादी इस वक्त आसमान को छू रही है और वो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से बिल्कुल भी खौफजदा नजर नहीं आती है, बल्कि उनका मौकफ यह है कि 10 मई के बाद सूरत हाल मजीद उनके हक में हो गई है, जिसके बाद किसी किस्म की जो वो है नतीजा खेज तहरीक चलाने के लिए पीटीआई को मजीद 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस 2 साल के अरसे में हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के करीब पहुंच जाएगी और वैसे भी किसी भी हुकूमत का आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, जिसमें जलसे जुलूसों का मुनक्किद होना आम बात है। यानी तहरीक इंसाफ चाहे जितनी भी सरधड़ की बाजी लगा ले, वो हुकूमत के पांव नहीं उखाड़ सकती है। शायद पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा महसूस ना होता हो, लेकिन हुकूमत के लिए एक खतरे की बात जरूर है और वो है मजहबी जमातों की जानिब से दी जाने वाली एहतजाज की कॉल, जो हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कानून साजी से सख्त नाला नजर आती है। हुकूमत की जानिब से कम उम्री की शादी का बिल पास किए जाने पर मजहबी जमातों की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। मुल्की मजहबी जमातें इस कानून साजी को इस्लाम मुखालिफ करार देते हुए ना सिर्फ इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं, बल्कि ऐसा ना करने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की धमकी भी दे रही हैं। तो ये कुछ इशूज हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है हमें ज्वाइन किया प्रोविंशियल मिनिस्टर है फॉर लोकल बॉडीज ज़ीशान रफीक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान साहब, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के राना आतिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी, सर आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। मैं राना आतिफ साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। क्या ये नई एक शफलिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि हुई है, कोई नई सफबंदी हो गई है पार्टी के अंदर? खान साहब ने क्या जो लोगों पर एतमाद नहीं था, या खान साहब ने अपनी पिछली ट्वीट में जो कहा था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मैंने पहचान लिए हैं, तो क्या ये दोनों तरफ खेलने वालों को साइडलाइन कर दिया गया है और जो नहीं खेल रहे उनको फोरफ्रंट पे लाया गया है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हर मौके के ऊपर ये कप्तान के ऊपर होता है कि उसने अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, फील्डिंग कैसे सेट करनी है। तो खान साहब ने तो कह दिया कि ये इस तहरीक की सारी जो मॉनिटरिंग है वो मैं खुद लीड करूंगा जेल से बैठ के, और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की फेज के ऊपर है, और वो खान साहब ने उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब को की है। बाकी जो भी सबाई सदूर है, जो भी हमारी रीजनल क़यादतें हैं, वो तो जो मोबिलाइजेशन का काम है और जो आवाम को मुतहर्रिक करने का काम है वो तो वो करेंगी। ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग और जो उसके अलावा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए है। बाकी तो एज इट इज सारे खिलाड़ी वैसे ही काम करेंगे, इसमें तो कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। फ्रेंकली नहीं, मुख्तलिफ तो है सर। खैर जो टीम है वो पहले जुनैद अकबर साहब को एक जिम्मेदारी दी गई टू एन एक्सटेंड कि उनको कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ही छोड़ दें और सिर्फ इस पर फोकस करें। फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने कहा जी मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं दोनों कंधे तहरीक को फराहम करूंगा। फिर सर ये दोनों नाम सामने आ जाते हैं और साथ में एक और बात भी आती है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खुद तहरीक को लीड करूंगा। इसका भी थोड़ा सा जवाब दे दें कि एक तरफ आप लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मुलाकातें कम हो रही हैं, मुलाकातें बंद हो सकती हैं, कैसे लीड करेंगे खान साहब? नहीं, मुलाकातें तो देखिए, अगर तो मैं समझ सकता हूँ आपका इशारा किस तरफ है कि इस मुल्क में इस टाइम कोई आइन और कानून तो नहीं है। अगर आइन और कानून है तो मुलाकातों पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई रविश चल पड़ी है। इमरान खान साहब के जो फॉरगेट अबाउट के वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के कायद हैं, इस मुल्क का सबसे जो नामवर आदमी इस मुल्क ने पिछले 60-70 साल में पैदा किया वो इमरान खान साहब है। बाकी उनको तो आम कैदियों वाली भी सहूलतें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी हुई है कि ये जो जाली इनके जो जमहूरी अपने आप को कहते थे ये लोग, हमें तो पता था ये जमहूरी है नहीं है,
इमरान खान साहब तो 2011 में कह चुके थे और हमें पता था कि जमहूरी तो नहीं है, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। आपने देखा कि ये पिछले 3-4 दिन से जैसे पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है, ये इनके जो स्पोक्स पर्सन टीवी पे आके अजीबोगरीब किस्म की इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि ये हमारे सहारे हुकूमत खड़ी है, लेकिन और उन्होंने खुद ही सारे इलेक्शन को भी नंगा कर दिया। उन्होंने कहा ये सारा अभी इनके जो भी लोकल लेवल के इनके लीडर थे पंजाब के, उन्होंने सारे इलेक्शन को भी नंगा कर दिया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि वो आपका इशारा तो गालिबन इसी तरफ है कि आइन और कानून तो नहीं, खान साहब कैसे लीड करेंगे। निशान रफीक साहब से किस तरह से, एक तो जो बातें एक दो की राना साहब ने इलेक्शन स्पेसिफिक, उस पर तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। एहतजाज की जो बात है सर, पीटीआई की तरफ से भी एहतजाज की धमकी आ रही है। इमरान खान साहब की सर आज भी हमने देखा है कि ट्वीट आई है, वो कह रहे हैं जी कि एहतजाज होगा और वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने हक के लिए खुद खड़ा होना है, मैं अगर जेल काट सकता हूं तो आप लोग भी सड़कों पर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ सर मैंने इब्तदाइये में भी आपके सामने रख दिया, मजहबी सियासी जमातों वाला मामला है, वो भी कहते हैं कि वो सड़कों पर निकलेंगे। वो उस इशू को शायद मैं उस तरह डिस्कस इसलिए नहीं करूंगी कि मैं जाहिर है उनकी बात से एग्री नहीं करती हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल सिर्फ ये पूछ रही हूं कि आप लोगों के लिए आपकी जो अपोजिशन है वो सड़कों पर निकल रही है, सर कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं इनके पास बात करने को रह को नहीं गई और ना को बात करने को इनके पास है, ना कोई ऐसा कोई मुआद है जो लोगों को बता सके। तो अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये जमात, ख़ास तौर पर समड़याल के इलेक्शन के बाद जो इनके साथ अवाम ने किया, अवाम ने जिस तरीके से इनकी सियासत को रद्द कर दिया, और बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके पास तो अब मुँह छुपाने की जगह नहीं बची पंजाब के अंदर। तो ख़ास तौर पे जब पंजाब के अंदर ये आते हैं तो पंजाब के अंदर जब मरीम नवाज़ साहबा के इनिशिएटिव्स हैं, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक पूरा एक अपना एजेंडा जो था ना उसके मुताबिक चले, लेकिन अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अवाम जो है ना अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और ये जो बाई इलेक्शन होते हैं ना ये टेस्ट केस होते हैं, और इसी से आप इस चीज़ का रिजल्ट अहद कर सकती हैं कि अगर ये इलेक्शन का ये रिज़ल्ट आया है तो ये जो प्लान कर रहे हैं अपनी एहतजाजी तहरीक का, तो इसका भी रिजल्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत सारी जो इससे पहले भी इन्होंने एहतजाजी तहरीक जो है ना वो शुरू की, एहतजाज किए, और वो एहतजाज जो थे ना वो खुद ही फिर इनको फिर पहुँच के जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पे फेस सेविंग मांगते थे, वहाँ पे मुँह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि एहतजाज ये कर नहीं सकते। और जहाँ तक आपने बात की है कि बानी पीटीआई की, तो उनका अपोजिशन करने का भी स्टाइल वही है जो हुकूमत करने का स्टाइल था। हुकूमत के अंदर भी हर 3-4 माह बाद आके कहते थे कि टीम बदल देते थे, अपनी नाकामियों को अपनी टीम के ऊपर डालते थे, और पाकिस्तान की मईशत को जब तबाह से तबाह करते जा रहे थे तो हर 3-4 माह बाद अपनी टीम बदल कहते थे अब मुझे समझ लग गई, अब मैं ये करूँगा, नई दावे करते थे। फिर 4 महीने बाद फिर वो जो ना वो दलम से सारी वो जो रेत की दीवार थी वो गिर जाती थी। तो अभी भी यही कर रहे हैं, ये अपोजिशन भी इसी तरह ही कर रहे हैं, इनके दावे जो है ना ये इसी तरह ही हैं। सर मैंने आपको ओपनिंग आर्गुमेंट बगैर इंटरप्शन के सुना कि फिर आपने भी कहना था, मैंने आपको बात नहीं करने दी, हालांकि मेरा काम है आप लोगों से सवाल करना और इंटरप्ट करना, लेकिन सर थोड़ी ज्यादती कर गए आप। नहीं आप करें, बिल्कुल करें, हम यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं। नाराज हो गए मुझसे तो इसका मतलब ये नहीं है सर, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप थोड़ी सी ज्यादती कर गए। समड़याल इलेक्शन की सर जो आपने बात की है ना सर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इस तरह की हुई हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत को सर कहीं ना कहीं जवाबदेही तो करनी पड़ेगी। ये कह देना कि आप लोग जीत गए हैं, ये कह देना कि वहां कुछ गलत नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वहां कंटेनर्स लगा के आरओ के दफ्तरों को बंद नहीं किया गया, वहां पे ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, ऑपोजिशन के कैंडिडेट को बाहर निकाला गया, गिनती किस तरह से हुई, हुकूमती कैंडिडेट कहां था उस वक्त जब गिनती हो रही थी, ये बहुत सारे सवाल थे सर जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेरी अब जरा बात तसल्ली से सुनिएगा, ये क्योंकि मेरा बिल्कुल साथ वाला हल्का है, इस हल्के के अंदर मेरा पुराना हल्का आता है, मेरा अपना ज़िला है, तो मैं एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ वहाँ पे। यकीन मानिए ये सारे का सारा ये जो पीटीआई की तरफ से एक वो बनाने की कोशिश की जा रही है ना बयानियाँ, ये सब झूठ पे मबनी है। और पीपल्स पार्टी भी झूठ बोल रही है। अगर आपने बात की है कि आरओ के ऑफिस को मैं अर्ज देता हूँ करता हूँ, आरओ के ऑफिस को वहाँ पे कंटेनर लगाए थे, वो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए, इनके उम्मीदवार वहाँ पे गए हैं, इनके उम्मीदवार को जाने की इजाज़त थी, लेकिन वहाँ पे जत्थों को जाने की इजाज़त नहीं हो सकती ना। देखिए वहाँ पे चाहे आरओ हो चाहे कोई बैठा हो, अगर कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसके ऊपर एक्शन करना है। जहाँ तक आपने बात की है कि जी
पोलिंग्स की बात की है, यकीन मानिए इनके पास कोई एक फुटेज नहीं है। इनके पास ये इनके लीडरान कहते रहे कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं, कोई एक लेके आए। देखिए बात सुने, मैं भी हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें पता है जब भी अगर कोई शख्स भी हंगामा करता है किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो वहां पे जो पुलिस है उस हंगामा करने वालों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालते हैं। पोलिंग एजेंट्स अंदर होते हैं, बुनियादी तौर पे पोलिंग एजेंट्स का काम है कि अंदर रहें, बाकी लोग वन बाय वन या जिस तरह वोटर जाए जाके वोट कास्ट करके आ जाए। इन्होंने उस दिन वहां पे अपने जत्थों के साथ कोशिश की हमले करने की, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड थे। इनका जलसा हुआ, पूरी तरह नाकाम हुआ। 500 बंदा इन्होंने गली के अंदर खड़ा करके आपके इस कमेंट पे कमेंट ले लूं पहले। इनकी कैंपेन मुझे इजाजत है कमेंट पे कमेंट ले लूं, क्योंकि जो बात सर अभी आप बात करें ना ये अभी भी एड अप नहीं हो रही है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। राना आतिफ साहब वो कह रहे हैं आप लोगों को आदत है शोर मचाने की। शेख वकास अकरम साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की, उन्होंने कहा धांधली नहीं धांधला हुआ है। उन्होंने पहले कहा जी बाई इलेक्शन में अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसके लिए भी तहरीक चलाएंगे। मैं राना आतिफ साहब से सवाल कर रही हूँ। तो राना आतिफ साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आदत हो गई है, लोग आप लोगों के साथ है नहीं है, पंजाब में आप लोगों का वोट नहीं है, ज़िशान रफीक साहब कह रहे हैं, और आप लोगों को आदत हो गई, आप लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं बिला वजह। देखिए किसी भी इलेक्शन के अंदर ये नहीं एक मुसलमान असूल है कि जो बाई इलेक्शन होता है उसके अंदर वोटर टर्नआउट, कभी मुझे पाकिस्तान का एक इलेक्शन दिखा दें आप जिसमें वोटर टर्नआउट एक सिंगल बाई इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन से ज्यादा होगा। पहली बात तो ये है, कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। दूसरा, जो पहले फॉर्म 47 पे 58,000 वोट थे, इस दफा इन्होंने उसका भी पूरा बंदोबस्त करके इस दफा 78,000 वोट कर दिए। जो पंजाब में एक साल में जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पिछले 3 साल के अंदर जो मुल्क की मईशत के साथ इन लोगों ने जो किया है, पता नहीं इनको किस चीज के वोट मिलने थे। वहां पे पूरे पाकिस्तान को पता है, इनको अगर नहीं पता पूरे पाकिस्तान को पता है, इनकी जो एक हलीफ जमात है पीपल्स पार्टी, वो तो 3 दिन से यही कह रही है हमें तो चलो छोड़ देंगे ना ये लोग हमारे साथ। तो उन्होंने कहा हमें तो लोग वोट देते ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने कहा, और साथ उनकी पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप ने कहा कि जिस बंदे से नून लीग के बंदे से अगर कोई बंदा हाथ मिला ले लोग उससे भी हाथ मिलाना छोड़ देते हैं, वोट तो दूर की बात है। तो ये इनके वो है जिनके सर पे ये पिछले 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और जिनके पिछले 10 साल के जो साथी हैं ये वो कह रहे हैं। और ये कोई ऐसी इन्होंने कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं की, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनकी जो मकबूलियत के जो असरात हैं, जो हालात हैं, वो सबको पता है। तो इसलिए इसमें कमेंट करना तो वैसे ही फजूल है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें इनकी 17 सीटें थी। कुछ लोग इतराज करते हैं शायद 17 भी नहीं, इससे भी कम थी। तो ये तो हमें इसमें तो कोई कमेंट करना, मैं अपना टाइम ही ज़ाया नहीं करना चाहता कि इनके मैंडेट के जो हालात हैं। दूसरी चीज ये भी बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, वो एक रटी रटाई बातें ये कर देते हैं, फाइन ठीक है, ऑब्वियसली वो एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक बातें इन्होंने वही रटी रटाई करनी है। लेकिन मैं आपको अब फैक्ट के साथ बात बताता हूँ। ये परफॉर्मेंस की भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो सबसे कम 3 सालों की जो औसत ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो 3 सालों की पाकिस्तान की तारीख के अंदर इन 3 सालों में 2022 से लेकर 2025 तक, वो भी अगर हम इनके दिए हुए नंबर को मान लें, हालांकि ये 2.6% कह रहे हैं, 2.6% कह रहे हैं कि जो अभी 30 जून को जो माली साल खत्म होगा जीडीपी ग्रोथ होगी। सारे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये 1.8% से ऊपर ग्रोथ नहीं हुई, ये नंबर भी फंस जाए। ये किसी से आप पूछ लें, मैं रोज लोगों से बात करता हूँ जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं ये 1.8 और 1.9 के दरमियान ग्रोथ हुई। लेकिन हम इनके नंबर भी मान लें तो जो औसत ग्रोथ है पिछले 3 साल की वो सिर्फ 1.6% है 3 साल की, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम तरीन है। उसके अलावा इन्होंने जहां पे हमने एक्सपोर्ट छोड़ी थी $32 बिलियन पे 2022 में, ये तकरीबन इस साल भी जो की एक्सपोर्ट है ये तकरीबन $32 बिलियन पे ही खत्म होंगी तकरीबन। पहले एक साल इन्होंने $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी थी, हमने 32.5 पे खत्म की थी 33 पे, तो इन्होंने $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी थी। अब तकरीबन जाके वो 32-33 बिलियन इस साल खत्म होंगी। तो इसका मतलब है कि 3 साल में एक्सपोर्ट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो है। और इससे पहले जो इनका दौर था, और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से देख लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप जाके देख लें, 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने 5 साल में $1.5 बिलियन 1.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कम की थी। इसका मतलब है कि नून लीग ने जो
ये लेटेस्ट इनके 8 साल है, 5 साल 2013 से 18 और 3 साल 2022 से 25, इन्होंने एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन कम कर दी है। और हमने मुझे ब्रेक लेनी है, सिर्फ एक बात, वन लास्ट थिंग। और हमने 3 साल के अंदर पीटीआई ने इमरान खान के दौर के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो $9 बिलियन बढ़ा दी थी, जो पाकिस्तान की तहरीक के अंदर किसी भी 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स की लिस्ट और उनकी गवर्नेंस के इश्यूज सुन लिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके मैं ज़ीशान साहब से इतना ही तफसीली जवाब लूंगी जितना आपने सवाल किया है कि गवर्नेंस अगर नहीं है सपोर्ट करने के लिए तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता फ्री एंड फेयर तरीके से। यही केस है जो पीटीआई वैसे भी जो है वो पुट अप करी, और यही बात राणा साहब भी कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ीशान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राना आतिफ साहब की, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए, ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के अंदर ये साबित कर दें कि इन्होंने कोई कारकर्दगी की है। जब कारकर्दगी नहीं की है तो फिर अवामी सपोर्ट कैसे हासिल हो सकती है? देखें जी, मैं सुन रहा था बड़ी तसल्ली से, मैंने इनकी बात सुनी सर। मेरे भाई ने बड़ी तसल्ली से अपनी बात की, लेकिन माजरत के साथ बात करने को इनके पास है कोई नहीं थी। मतलब बात ये करते हैं कि जी कौन सी कारकर्दगी थी, इनको नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि इन्होंने जो है ना कि इन्होंने पहनी, इनको नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को नज़र आएगी, इनको कभी भी नज़र नहीं आएगी। ये इसी वजह ये है कि ये मानना नहीं चाहते, ना माने इसके ऊपर। लेकिन हमें वोट लोगों ने दिया है मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी के ऊपर, हमें वोट दिया है अफवाज पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान को जो खिलाफ जो फतह हासिल हुई उसके लिए। इनको लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया है? इनको इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि ये पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको लोगों ने इसलिए रिजेक्ट किया कि ये 9 मई करने वाले हैं। इन्होंने अपने 5 सालों के अंदर जब ये 4.5-5 साल पंजाब में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज लोग, मुझे मौका दीजिएगा, जी आज लोग कंपैरिजन करते हैं पंजाब को केपी के साथ। जाके देखें, हमारे पास 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं। हमारे पास इनिशिएटिव में चंद आपको गिनाता हूँ। हमारे पास सुथरा पंजाब है जिसमें पंजाब के हर इलाके की सफाई हो रही है। हमारे पास लैपटॉप स्कीम है जिसमें यूथ को, जिस यूथ के हाथ में इन्होंने पेट्रोल बम पकड़ाए थे उनके हाथ में हम लैपटॉप्स दे रहे हैं। हमारे पास होने हार स्कीम है जिसमें यूथ को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। हमारे पास 5 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड है। हमारे पास जब गंदम में लोगों को नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन है। हमारे पास जब भी बिजली के ज्यादा बिल आए तो मरियम नवाज साहबा ने लोगों को उसमें कंपनसेट किया, लोगों की हेल्प की उसके अंदर। हमारे पास दीनानी प्रोग्राम, हमारे पास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के साथ लोगों के घर है। देखिए बात ये करने को कि बेतहाशा चीजें हैं। सर आप मेरी गुजारिश का जवाब नहीं दे रहे। मैंने पहले भी सवाल किया, आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया। राणा साहब हो रहे हैं सर, राणा साहब ने जो केस, सर इजाजत दीजिएगा, 12,000 किलोमीटर सड़कें हमने बनाई 1 साल के अंदर। सर इजाजत दीजिएगा, राणा साहब ने तो जो केस बिल्ड किया वो किया है। आप मुझे बताइए कि आपके इत्तेहादी भी जो है वो सर यही कुछ कह रहे हैं जो राणा साहब ने अभी बात की, बल्कि उससे एक कदम आगे जाके कह रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब कहते हैं कि आप लोगों को आदत हो गई है फॉर्म 47 के ऊपर, आप असेंबली में आते हैं, शाम तक आप सुकून से बैठते हैं, शाम को फॉर्म 47 का नतीजा आता है और आप जीत जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं। सर मैं उस पर आता हूँ जी, उस पर आता हूँ जी। मैं बात पहले इनकी बात का मुकम्मल जवाब दे दूँ। हमारे पास ये सारी इनिशिएटिव्स हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है। पूरी दुनिया मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, इनको मना लें, ये नहीं मान सकते। उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ये वो जैसे तोता अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है ना कि मुझे कोई बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, ये इनकी हालत इस वक्त ये है। इनके पास कोई सौदा नहीं बेचने के लिए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जहां पे भी जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड है ये लोग। बात ये है कि जहां तक आपने बात की है पीपल्स पार्टी की, देखिए पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी, पिछले इलेक्शन में उनके 1800 वोट थे, इस इलेक्शन में उन्होंने 6800 वोट लिए हैं। उनके भी वोट बढ़े हैं। उनके वोट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने भी हुकूमत के साथ है तो उनको भी इस चीज़ का असर पड़ा है। जब कुछ लोग होते हैं, देखें नदीम अफजल चंद साहब की बात करें, हसन मुर्तज़ा साहब की बात करें, हसन मुर्तज़ा साहब भाई हैं मेरा उनका ताल्लुक है, लेकिन अब वहाँ पे जो कुछ लोग हार चुके हैं, चंद साहब जो है उनका मसला है अपनी इलाकाई सियासत। वहाँ पे हमारे वो 2 भाई हैं भरत बरादरान, उनसे वो हमेशा हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर आके निकालते हैं। भाई अपने हल्के में जाए, जाके वहाँ पे काम करें। अब बात यह कि मैं इससे आगे उनको बारे में कुछ कहना चाहता, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी के
ने हमारे साथ मिल के मुश्किल वक्त गुजारा। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन सी जमातें जिन्होंने उनको मुश्किल वक्त से निकाला। इत्तेहादी तो ऐसे रख लें सर, जो कम से कम पब्लिकली आके आप लोगों के ऊपर उंगलियां ना उठाएं और आप लोगों को चोरी की हुकूमत ना कहें, मैंडेट चोर ना कहें, वो इस तरह के अल्फाज सवाल हो रहे हैं पीटीवी की तरफ से। मैं चंद एक हजरात अगर ये बात करते हैं, उनकी जाती फ्रस्ट्रेशन है, चले वो उनकी जाती फ्रस्ट्रेशन है, ठीक हो गया, मैंने उसकी वजह बता दी है। उनकी जाती लोकल सियासत की वजह जो है ना वो आती है इसके ऊपर, और मसला को नहीं है वहाँ पे। अगर ये हमारे ऊपर धांधली का इल्जाम लगाती है ना, कोई सबूत तो लेके आए ना। इल्जाम पीटीआई का हमेशा से तरीका कर रहा है कि इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। चले इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। राना साहब, एक तो ये कि आप लोग कोई सबूत लेकर आए, उसके ऊपर कोई सबूत लेके आए। चले मैं आती हूँ ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। राना साहब, एक फुटेज लेके आए सामने, एक फुटेज ले आए सामने, एक तो जरा इस पे ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहती हूँ। अलीमा खान साहिबा फिर से कोई वो इसी तरह की बात कर रही है कि मुज़ाकरात का मतलब कुछ लो कुछ दो होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इमरान खान छोड़ दें तो आप इमरान खान को छोड़ देंगे? ये पहले भी उन्होंने कहा, फिर हमें कहा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, अब फिर कुछ उसी तरह की बात जो है वो हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं। अब उसका कॉन्टेक्स्ट जो भी हो सर, जब इस तरह की बात की जाती है ना कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद है, तो ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ शायद मान गए हैं गिवन करने के लिए, या आप लोग जो कहते हैं कि आप लोगों का असूली मौक़िफ़ है आप लोग उसको छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल आपकी बात टोटली इररिलेवेंट है, क्योंकि ये बात उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दी है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा और बातें हो चुकी हैं। तो आई थिंक वो तो उन्होंने आज दोबारा कहा है सर मेरी बात इररिलेवेंट नहीं है, आपकी खबर पुरानी है। ये दोबारा उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा सवाल पूछ रही हूं। सॉरी आप प्लीज मुझे आप नाम बताएं, मेरी खबर बिल्कुल लेटेस्ट। उन्होंने कहा कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि हम तो ये 3 चीजें, अब अगर आप पूरी खबर पढ़ लें, अगर आप, मैंने पढ़ ली है तो फिर आप ऐसा सवाल ही आप करती। नहीं, उन्होंने कहा कि सर आप लोग ऑन द फेस ऑफ जमहूरियत की बहाली कहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं तो खान साहब की रिहाई की बात करते हैं। तो फिर पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमको। हम तो 3 चीजें चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, मैंडेट की वापसी चाहते हैं, और 26वीं आईनी तरमीम की बात की उन्होंने, ठीक है ना। उनका हम तो यहाँ हमारी तो ये डिमांड है, तो दूसरी साइड पे क्या डिमांड है वो मैं बता दें। ये और ये बात हुई थी, उसके बाद से तो फिर और बड़ी बातें हो चुकी हैं। नहीं वो और बड़ी बातें नहीं सर, इसकी वजाहत होनी चाहिए ना, दूसरी साइड कौन है, आप किसको कह रहे हैं? आपको वजाहत कर दी, आप तो बड़ा, मैंने कर दी वजाहत आपको। अब इसमें अब इससे आगे क्या बात है? मैंने कहा उन्होंने खुद भी कर दी है, मैंने भी आपको मैंने वही चीज रीइटरेट कर दी है कि सिर्फ ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, उनका हम तो ये 3 चीजें चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ, मैंडेट की बहाली और 26वीं चाहते हैं। ये बता दें, ये कौन बताएगा? एस्टैब्लिशमेंट से, ये मैं आपको नहीं पता, एस्टैब्लिशमेंट बात है, पूरे पाकिस्तान को पता है। और ये तो इस हुकूमत की, तो मुझे बताएं ना क्या लेजिटिमेसी, मुझे आप बताएं, मुझे बताएं ना इस हुकूमत की, ये हुकूमत बैठी किस लिए हुई है? सिर्फ इसलिए कि ये तो 17 सीटों वाली जमात है, इनके पास तो कोई मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं। तो सर ये तो डेड एंड हो गया ना, डेड लॉक भी हो गया, डेड एंड भी हो गया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे बात नहीं करना चाहती। ये आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर कि एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे बात नहीं करना चाहती, बड़ी वजाहत है इस बात के ऊपर। चले ये आपका वर्जन हो सकता है, हमारा देखें, हम एक सियासी जमात है, हम अपनी सियासी जद्दोजहद भी करेंगे, आईनी कानूनी जद्दोजहद भी करेंगे, सियासी मैदान में भी करेंगे। सियासी जमातें इदारों से बातें नहीं करती होती सर, सियासी जमातें सियासी जमातों से बातें करती हैं। हमारे लिए जब तमाम दरवाजे बंद थे, जब हमसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, जब हमें इलेक्शन कैंपेन करने की भी इजाजत नहीं थी, तब पाकिस्तान की 3/4 अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया था। अब किसी से पूछें, इनकी पार्टी के जो लोग, जो मोतबर लोग थे इनकी जमात में, जो कि अब नहीं रहे इनकी जमात के साथ, क्योंकि वो इस तरह की पॉलिसीज के साथ कोई मोतबर आदमी तो नहीं चल सकता। शाहिद काकान अब्बासी, जुबैर उमर, मिफ्ताह इस्माइल, जो इनकी जमात में काबिल लोग थे, वो तमाम ये कहते हैं कि ये तो हुकूमती फॉर्म 47 की, हमें तो छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान के अवाम को भी आप छोड़ दें। जितने भी जो पतन की रिपोर्ट थी, सरवर बारी की रिपोर्ट थी, नवाज शरीफ के हल्के के अंदर उन्होंने बताया कि कई पोलिंग स्टेशन के अंदर तो जो एमपीए को अगर फर्ज करें 50 वो अगर वोटिंग परसेंटेज 50% था, तो एमएनए के ऊपर वो 120% हो गया। तो वो तो उन्होंने पूरा इलेक्शन को खोल के रख दिया कि कैसे एक एक सीट का उन्होंने बता दिया। जो मुझे बताया ना, ये धांधली की भी बात कर रहे थे, हमें इंसाफ कहाँ से मिलना है? इंसाफ के तमाम दरवाजे तो हमारे लिए बंद कर दिए गए, हमें इंसाफ मिलना कहाँ से? मुझे बताए ना इंसाफ। सो एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सर शाहिद खान साहब तो आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग सियासत नहीं करना चाहते, आप लोगों का यकनुकाती एजेंडा है, आप इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों के केपीके के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगा के लोगों को वजारतें मिल रही हैं, वहाँ करप्शन हो रही है। शाहिद खान साहब तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं ना कि अगर उनकी बात सुननी है तो
शाहिद खान की अगर देखें, अगर वो गवर्नेंस की कोई चीजों की निशानदेही करें, देखें हमारी जमात वो जमात नहीं है कि एक ही खानदान की हुकूमत रहनी है। हमारी जमात के अंदर ये तीसरा चीफ मिनिस्टर है। मैं पहले बता चुका हूँ, जिस चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा करप्ट कहते थे, आज वो इनकी कैबिनेट का हिस्सा है। जिन लोगों को हमारे ये सबसे ज्यादा कहते थे करप्ट है, वो सारे आज इनकी कबीना का हिस्सा है। तो इनका तो कोई करप्शन का इनका तो कोई नैरेटिव नहीं है। हम तो अपने कई वजीरों को, एक वजीर तो अभी भी इनके साथ हैं, हम तो अपने कई वजीरों को जेल में डाल चुके हैं, जो हमारी हुकूमत में, अपनी हुकूमत में जेल में डाल चुके हैं। हमारे ऊपर तो इतराज ये किया जाता था कि देखें जी, ये तो अपनी जमात के लोगों को भी नहीं बख्शते। लेकिन जब हम मेरिट करते हैं तो फिर आप ये तखसीस नहीं करते। 2015 के अंदर हमने अपना एक सिटिंग मिनिस्टर वो जेल में गया था, ठीक है। 2019 के अंदर हमारा पंजाब के अंदर एक सिटिंग मिनिस्टर वो जेल में चला गया, ठीक है। सफ्तान खान के ऊपर इंक्वायरी, जो हमारा स्पीकर था, देखिए हमारे लिए ये नहीं है, जो करप्शन करेगा, करप्शन के हमारा जीरो टॉलरेंस है। गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप लोगों का नहीं है जीरो टॉलरेंस। सर एक और इशू है जो पीटीआई की तरफ से उठाया जाता है, जिशान रफीक साहब, सर पहले आप कमेंट कर दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। सर पीटीआई तो पहले ही खैर कह रही थी, अब पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो भी कह रहे हैं जी कि हम लोग बड़े आराम से आइन से इनहराफ जो है उसको हम पी लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हम इतने दबाव में हालात के कि जैसे चीजें हैं हम उनको वैसे चलाए जा रहे हैं, ये बड़ी सख्त बात है। और पीटीआई वाले जो है वो भी कॉन्स्टेंटली, आपको पता है, वो तो एतमाद ही नहीं करते। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर रिटायर हो गए हैं। सर कोई नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका मामला क्यों नहीं रिजॉल्व करी है गवर्नमेंट? देखिए जी, मैं बिल्कुल इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी मेरे भाई ने जो बातें की मैं क्विकली तरह उसका भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि ये जो बातें करते हैं कि करप्शन की बातें की है, इनकी करप्शन को इनको फ़र्क होगी, करप्शन नज़र नहीं आई है, इनको बुशरा बीबी की करप्शन नज़र नहीं आती, मुझे बताया ना जी। ये जो घड़ियाँ चोरी करके, मतलब इन्होंने ये किया कि अलीम खां को जेल में डाल दो ताकि उस्मान बुज़दार के रास्ते में रुकावट को ना हो, ये करप्शन कर सके, ये तो इनका आलम है। दूसरी जो आपने बात की है, देखिए मैं आपको ज़रा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आइन के अंदर तरीक़ाकार वज़ा है, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसके मुताबिक जो है ना वो अमल करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो, क्योंकि ये प्राइम सिर्फ हुकूमत नहीं, अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के नए नाम की तरफ जाना होता है। और आइन के मुताबिक, क्योंकि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलेगा, जो कि आइन के मुताबिक है। ये आइनी तरमीम में इसलिए भी किया गया क्योंकि अगर कहीं को डेडलॉक होता है तो ये ऑफिस खाली ना रहे। सर आइन एक रेमेडी तो देता है ना, हम उसको स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? और वो भी एक ऐसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत जिस पर एतमाद ही नहीं कर रही है मुल्क की बड़ी दीगर जो सियासी जमातें। तो सर आपको नहीं लगता कंट्रोवर्शियल तो देखे ना, पाकिस्तान में कौन कंट्रोवर्शियल नहीं है? बात यह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया पीटीआई ने। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का मकसद ये होता है कि जो इनको फेवर करे वो फरिश्ता, जो इनके खिलाफ बात करे वो शैतान। ये इनका तरीकाकार ये है। या आप यहाँ पे दुनिया का कोई सबसे बेहतरीन शख्स भी बिठा देना, पीटीआई उसके खिलाफ ही शुरू कर देगी, क्योंकि इनका मकसद ये है कि ये जिद्दी बच्चों की तरह जिद करते हैं। हाँ। ये कहते हैं हमारी जिद मानी जाए, अगर हमारी जिद नहीं मानी जाएगी भाई हर चीज करें। काजी फाइज़ा साहब पर पीटीआई इल्जाम लगाती थी और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो रहम कर सकते थे। इन्होंने पाकिस्तान के हर अदारे को कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर अदारे को कंट्रोवर्सी, मैं राना साहब से वो कुछ ऐड हर ऑफिस को ये कंट्रोवर्सी करते हैं। मेरी बात सुने, मैं इनका तरीका वारदात ये है कि पाकिस्तान में कोई अदारा चलने नहीं देना चाहते। मैं राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी राना, देखिए मेरा ख्याल है कि ये मेरा हर भाई शायद सियासत से, मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये हल्के की सियासत ही करते हैं, कि मुल्क की सियासत का शायद पता नहीं है। पाकिस्तान के हर चीफ जस्टिस, मैं आपसे बेहतर सियासत करता हूं। एक सेकंड सुने, वजीर है सर, हल्के की सियासत कैसे करते हैं आप? कमाल करते हैं राना साहब। मेरी बात सुने, इनको पता नहीं है कि जो उमर अता बंदियाल साहब थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जिनके खिलाफ इन्होंने इतनी इन्होंने कैंपेन की, उनकी डेफेमेशन की उन्होंने उमर अता बंदियाल की। साकिब निसार वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस गुलजार वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आसफ सईद खोसा ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और आपने तो किसी चीफ जस्टिस को छोड़ा ही नहीं आज तक, ठीक है, जिससे इंसाफ के रास्ते पे चलने की कोशिश की। सज्जाद अली शाह के ऊपर जब वो चीफ जस्टिस था, आपने सुप्रीम कोर्ट के, सुने बात को, बात सुने आप, आसफ सईद खोसा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आपको शायद पता नहीं है शायद, ठीक है। 4 चीफ जस्टिस मैंने आपको गिना दिए जिनके खिलाफ आपने पूरी कैंपेन की थी। सज्जाद अली शाह, पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा, एक ही दफा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, वो बेचारे अपनी जान बचा के भागे। सज्जाद अली शाह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ये तो आपकी तारीख है जुडिशरी के बारे में। उसके अलावा आप अभी इनसे बात कर रही थी कि आइन के मुताबिक तो ये बनता है। मुझे बात बताएं,
इन्होंने आइन के मुताबिक काम कौन सा किया है? जब हमने केपी के और पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व की, देखिए एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि ये जो उनका जाली लबादा था ना, ये जमहूरियत पसंदी का और आइन पसंदी का, वो तो पूरे पाकिस्तान ने अब देख लिया। अब तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पंजाब की असम्बली देखें, आइन कहता है कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत से पहले खत्म हो जाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जब 13 जनवरी 2023 को असम्बलियां डिसॉल्व की गई तो 13 माह इलेक्शन नहीं हुए केपी के और पंजाब के। ये कौन सा आइन अलाउ करता था? मुझे आप बात बताएं। कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि आप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक दौर के अंदर 13 माह इलेक्शन ही नहीं हुए पंजाब के? सर ये वो बातें जिन पर हम बहुत ज्यादा पहले भी बात नहीं मैं तो अफसर उनकी याद दहानी करा रहा हूँ। दूसरा, जब पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसलिए आपको कह रही हूँ कि इस वक्त याद दहानी का मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात करें ना आइन और कानून की, मुझे आप एक बात बताएं, पिछले तकरीबन 11 माह हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी रिजर्व सीट्स के बारे में, वो उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दी। इन्होंने अब अपील में चले गए। मुझे बात बताएं कि सेनेट का इलेक्शन केपीके के अंदर इन्होंने नहीं होने दिया। चले मेरे पास वक्त हो गया सर, वरना मैं जरूर बात करती, लेकिन निशान रफीक साहब अगर आप वन लाइनर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो कर दें। वो कह रहे हैं कि आइन की आप लोगों ने कब पासदारी की? आप लोग इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते। इन्होंने चीफ जस्टिस साहबान की बात की है, मेरी बात सुने, ये तारीख की बात है। देखिए, किसी के कंडक्ट के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन अदारों को कभी किसी ने कंट्रोवर्शियल नहीं किया। ये अगर किसी ने किया है, ये तहरीक इंसाफ ने किया है। इनको अपने 3-4 वो बंदे जो कि अदालती तहरीक में स्याह तरीन चेहरे थे, आज उनकी मिसालें लेती है। लेकिन उनके बारे में इनकी राय पूछ ले, क्योंकि वो इनके खिलाफ बयान देंगे, इनके खिलाफ अगर कोई फैसले आएंगे तो इसको नहीं मानेंगे। वो पाकिस्तान की जी बिल्कुल ठीक है राना आतिफ साहब और ज़ीशान रफीक साहब। मेरे पास वक्त मजीद होता तो हम मजीद इस इशू पर जरूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।